नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन EV मैक्स के बारे में। फॉर्चुनेटली ज़्यादा बड़ा लंबा नाम नहीं है, हालांकि दो वेरिएंट में आपको ये मिलेगी। एग्जिस्टिंग नेक्सॉन EV भी आप खरीद सकते हो, मैक्स भी आप खरीद सकते हो। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, इस चार्ट में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या प्राइजेज है, कौन से चार्जर के साथ क्या प्राइजेज है, पुरानी नेक्सॉन EV जो है उसकी क्या प्राइजेज है, सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्या सब चीज़ें अपडेट की गई है, बाहर अंदर और चलाने में क्या सब चीज़ें चेंज हुई है, सब की इन डिटेल। ओके, तो सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। क्या सब चीज़ें चाबी में आपको अलग देखने को मिलती है, वही चार चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम की है। लॉक अनलॉक अगर आपको लोकेट करनी है गाड़ी और अगर आपको बूट अनलॉक करना है तो वो बटन आपके पास में यहाँ पे है। आगे की तरफ जो है मुझे जब टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि भैया वो एग्जिस्टिंग नेक्सॉन EV भी सेल करते रहेंगे और नेक्सॉन EV मैक्स यानी कि ये वाली गाड़ी भी सेल करते रहेंगे, तो मुझे लगा कुछ अलग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होंगे बहुत सारे। हालांकि उतने ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है नहीं, बट जो भी है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कलर, ये थोड़ा सा डार्कर शेड जो है ये आपको नेक्सॉन EV मैक्स का जो टॉप एंड है XZ प्लस लक्स उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आगे की तरफ वही सेम चीज़ें हैं आपके पास में। यहाँ प्रोजेक्टर है, यहाँ पे हेलोजन है, नीचे हेलोजन बेस फॉग लैंप्स है, DRL रन करती है, सुंदर लगती है। गाड़ी के डिज़ाइन में कोई भी किसी भी तरीके का ऐसे बड़े अपडेट की ज़रूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट जो कहते हैं ना सटल भी लगती है, एट द सेम टाइम हल्के फुल्का EV के टेंट्स भी है जो स्पेशल कलर्स इधर उधर ऐड किए हुए हैं, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, शट लाइन्स और वो सब चीज़ें जो है अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहो तो वो अभी भी वैसी ही है जैसे हमने टिपिकली टाटा मोटर्स की बाकी गाड़ियों में देखी है। ऊपर की तरफ फ्लाइट जा रही है, इंडिगो का A320 जा रहा है। एनीवे, यहाँ पे जो है आपके पास में बाकी सब चीज़ शट लाइन्स वगैरह भी जो है टिपिकली थोड़ी थोड़ी वैसी ही है जैसी टाटा के साथ में देखी है। थोड़ी सी अनइवन मिल सकते हैं, बट देन ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से नेक्सॉन जब मतलब अपडेट होगी प्रॉपर्ली तभी उस जनरेशन चेंज के साथ में जाएगी। फेसलिफ्ट वगैरह में ऐसी चीज़ कुछ भी पॉसिबल है नहीं आयरन आउट करना। ये आपके पास में एलॉय व्हील्स है, एलॉय व्हील की डिज़ाइन जो है थोड़ी सी अलग है और साइज़ जो है वो अभी भी वही है 16 इंचेस के आपके पास में। 215 60 16 ये टायर की साइज़ आपको देखने को मिलती है। EV की पैचिंग है, साइड में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं लगेगा अनलेस आप गौर करो रियर जो है व्हील्स के पास में, तो यहाँ पे आपको पीछे जो है डिस्क ब्रेक दिख पा रहे हैं। जी हाँ, डिस्क ब्रेक आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी इस वाले ट्रिम में मिलता है, जो टॉप एंड ट्रिम है उसमें आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा और क्या है, रियर में जो है अगर मैं आऊँ तो कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी तरीके का मैक्स या ऐसी कोई बैजिंग जो है वो नहीं दी गई है। ये कई लोगों के लिए ठीक बात है, कई लोगों के लिए थोड़ी ठीक बात नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि भैया बैजिंग वगैरह होनी चाहिए थी। जिप्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ है, जो कि रेगुलर नेक्सॉन EV में भी लिखा हुआ आता है। कोई आउटराइट कोई ऐसा अपडेट की हुई चीज़ नहीं लग रही है जो कि पहले कुछ हुआ होगा। हाँ, एक और चीज़, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम हो गई है, 215 से 205 हो गई। आप इजीली बैटरी को हैंग करता हुआ देख सकते हैं नीचे, और वो जो हैंग कर रही है बैटरी वही एक्चुअली रीज़न है ज़्यादा रेंज का, और उसी की वजह से जो है इसको लेने का थोड़ा बहुत अगर सेंस बनेगा एक्स्ट्रा पैसे देके तो वो है। फीचर्स भी हैं कई, उनकी भी बात करते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। तो फीचर्स के मामले में अंदर मैं आता हूँ और सबसे पहले अपनी सीट सबसे पीछे कर लेता हूँ, मैं गाड़ी कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है फीचर्स के मामले में बहुत सारे चेंजेस एक्चुअली आपको टाटा नेक्सॉन चालू हो गई है, बट AC चालू नहीं हुआ है। ओके, AC भी अब चालू हो गया, तो बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको यहाँ डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। हाउएवर एकदम आउटराइट इंटीरियर में देखोगे तो मोटा मोटी 2-3 चेंज आपको देखने को मिलेंगे। पहला ये, अरे भाई स्लो हो जाओ। ओके, पहला ये बेज कलर जिसको मकराना बेज कहा जा रहा है। बाय द वे, अगर किसी को पता हो तो मकराना वो जगह है जो जहाँ से मैं आता हूँ, मैं तो मेरा होम टाउन है मकराना। एनीवे, यहाँ पे जो है प्लास्टिक्स वगैरह सब सेम है, सिमिलर क्वालिटी का प्लास्टिक है, किसी में भी कोई चीज़ नहीं है। फिट एंड फिनिश एक्चुअली ओवर द टाइम हल्की सी इंप्रूव लगने लगी है। हाँ, वो ठीक है, जब गाड़ी काफ़ी पुरानी हो जाएगी तो जो आवाज़ आती है उसका अभी कुछ भी मैं कह नहीं सकता कि उनमें कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इधर आपके पास में पावर विंडोज़ की कंट्रोल है, 1 टच अप डाउन जो है वो सिर्फ मिलता है ड्राइवर साइड को, और बाकी जनों को जो है पावर विंडोज़ ही मिलती है। कोई भी कलर या कोई भी एल्यूमिनेशन जो है उनमें नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ये हल्की सी फिनिश जो दी गई तो एक्चुअली देखने में सुंदर लगती है। इस जगह छोटा सा कभी होल जरूर है, बट ये खुलता वगैरह नहीं है किसी भी चीज़ की स्पेस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद में इधर आपके पास में स्टीयरिंग व्हील जो है उस पर दिए गए कंट्रोल्स की बात करते हैं, और एक ऐसी चीज़ दी गई है जो कि नेक्सॉन ओनर्स जो है लंबे टाइम से उसकी डिमांड कर रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल जो है फाइनली यहाँ पे दे दिया गया है, और बाकी ये जो कंट्रोल है ये काम आता है MID में चीज़ें जो है आगे पीछे करने के हिसाब से। इधर आपके पास में अवेलेबल है सारे MID इंफोटेनमेंट स्क्रीन से जुड़े हुए कंट्रोल। बेसिकली ब्लूटूथ सोर्स चेंज करना है, USB ऑक्स
वगैरह या वॉल्यूम अप डाउन करनी है, नेविगेट करना है, तो वो कॉल उठाना है, वॉइस कमांड देना है, कॉल काटना है, म्यूट करना है, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ से कर सकते हो। स्टीयरिंग जो है वो आपको ऊपर नीचे अवेलेबल तो है, मतलब टिल्ट तो आप कर सकते हो, बट टेलीस्कोपिकली उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी लिमिटेशन है उसकी। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल, और इस तरफ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है उससे जुड़े हुए कंट्रोल है। यहाँ पे करो तो ऑटोमेटिक पे वो रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये है आपके पास में MID। अब MID में भी एक्चुअली काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, मेजर चेंज एज सच तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ थोड़े बहुत इधर उधर डिज़ाइन में ट्वीक्स हैं, और ऑब्वियसली अपडेट हुई है तो उसके साथ में कुछ नए फीचर्स आए हैं, वो भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्या चीज़ें हैं सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में ट्रिप B, ट्रिप A एनर्जी फ्लो कहाँ हो रहा है वो देख सकते हो आप। उसके बाद में सेटिंग्स जो है उसमें एंटर करना हो, सेटिंग्स में आपके पास में TPMS, अबाउट, क्लॉक, इल्यूमिनेशन, ये 5 सेटिंग जो है आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसे सेटिंग्स वगैरह ऐसे टॉगल वगल नहीं कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है डायरेक्टली वो है, बैटरी यहाँ लिखी है, रेंज यहाँ लिखी है, रीजन और ड्राइव जो हो रहा है वो यहाँ है, लेवल रीजन का जो कि एक्चुअली आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये जो रेंज है इसमें मल्टीपल टाइम चेंजेस आएंगे। अभी मैंने रीजन बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो सबसे लो पे है ओवरऑल रेंज। AC अगर मैं बंद करता हूँ तो अपडेट हो गई रेंज, AC वापस चालू करूँगा तो अपडेट हो गई है रेंज फिर से। उसके बाद में रीजन का लेवल अगर मैं बढ़ाता हूँ तो रीजन लेवल 3 पे जो है रेंज फिर से अपडेट हो गई है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स ने एक वो अपडेट दे दिया जो मैं डिमांड करता ही जा रहा था पहले से, कि भैया तुरंत अपडेट होना चाहिए कि रेंज में क्या चेंजेस आएगा, कौन सा एक्शन लेने थे। तो मैंने कहा कि भैया AC किया बंद, तो तुरंत अपडेट हुआ कि भैया AC बंद करने से जो है आपको ये चीज़ यहाँ पे अफेक्ट करेगी और रेंज बढ़ेगी या कम होगी। तो ये चीज़ें जो है, ये अपडेट जो है ये बहुत ज़रूरी था। एनीवे, उसके बाद में इधर आप देखेंगे यहाँ पे 738 ये ओडोमीटर है, ये ऊपर की तरफ FM वगैरह दिखा रहा है और इन्फॉर्मेशन ऑडियो के बारे में, टाइम दिखा रहा है, बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर दिखा रहा है, और ये आपके पास में कुछ मोड्स है। जी हाँ, गाड़ी में 3 मोड आते हैं, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी इकोनॉमी ड्राइव मोड, थोड़ा बहुत कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है और कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट करता है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर रहा है। अगर आप चेंज करते हो अपना ड्राइविंग स्टेटस इधर उधर आगे पीछे, तो वो चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं। ऑटो होल्ड ऑन है या नहीं है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ड्राइविंग स्टेटस नहीं, सॉरी, ड्राइविंग गियर पोजिशनिंग, मतलब आगे पीछे रिवर्स वगैरह क्या है वो। उसके बाद में इधर आपके पास में हारमन का वही स्पीकर सिस्टम है, जिसमें वो अंकल डंडा वंडा लेके जा रहे हैं। बेसिकली आपको रिक्वेस्ट सेंसर और कैमरा कुछ ऐसा मिलता है, डिसेंट क्वालिटी का कैमरा है, कुछ भी इससे बहुत ही एक्सेप्शनल वगैरह नहीं है, बट डिसेंट क्वालिटी का काम अपना जो है वो यहाँ पे कर देता है, जो भी आपको ज़रूरत उसकी होती है। इसके बाद में हम आते हैं बैक में, ये स्क्रीन है। ओवर द टाइम मल्टीपल फीचर्स इसमें अपडेट करके ऐड किए गए हैं, हालांकि कोई बड़ा ऐसा साइज़ वगैरह में अपडेट नहीं आया है। स्क्रीन जो है उसमें क्या क्या फीचर्स है, वेल यहाँ से आप बंद कर सकते हो। बंद करते टाइम भैया क्या आपको किस तरीके की क्लॉक दिखनी है वो आप सेट कर सकते हो। AC से जुड़े हुआ डायरेक्ट कंट्रोल आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद म्यूजिक से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है। होम स्क्रीन पे आपको जंप करना है तो वो कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टीपल विजेट्स जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले जो है वो वायर के साथ में अवेलेबल है। तो व्हाट्स 3 वर्ड्स नेविगेशन है, रेडियो, USB वॉइस कमांड। कुछ भी नई चीज़ जो है यहाँ देखने को नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम दिस कैबिन एयर क्वालिटी, जो कि टॉप एंड फीचर जो ये वेरिएंट है उसमें एयर प्योरीफायर जो है वो आपको ऐड किया जाता है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा आपके पास में यहाँ पे पार्क असिस्ट, माय लोकेशन, फोन सेटअप, हाँ जो टाटा का मतलब बेसिकली है क्या बोलते हैं कनेक्टेड कार सिस्टम, उसमें भी फीचर्स जो है काफ़ी अपडेट किए गए हैं। और उसके बाद साउंड डेमो, थीम्स वगैरह जो है, इधर शॉर्टकट्स है कुछ चीज़ों के, जैसे कि थीम आपको चेंज करनी है क्विकली तो उसका शॉर्टकट आपके पास में यहाँ पे है, कलर अप्लाई कर दो, चलो तो यहाँ से चेंज होता है। उसके बाद में थोड़ा सा लैगी है, हल्का सा, जैसे पहले था वैसा ही है। और टैप टू रिज्यूम मीडिया, कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट शॉर्टकट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्लूडिंग द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। फिर उसके बाद में नीचे की तरफ जो बटन्स थे कोई टाइम आते थे नेक्सॉन में, वो हटा दिए गए हैं। शॉर्टकट्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सेफ्टी के हिसाब से वो अच्छी चीज़ थी बट वो हटा दी गई है। यहाँ पे आपके पास में एयर वेंट्स है और मॉइस्चर जम रहा है हल्का सा एयर वेंट्स पे, उनमें भी कोई अपडेट नहीं है, पहले जैसे आते थे वैसे ही यहाँ पे, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग नेक्सॉन EV में वैसे ही है। नीचे की तरफ कुछ डायरेक्ट कंट्रोल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, AC से जुड़े हुए। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, यहाँ पे AC का ब्लोअर कंट्रोल करना हो, यहाँ पे आपको मोड और रिसर्कुलेशन या फिर आपको कंट्रोल करना हो डीफॉगर वगैरह, तो वो है। नीचे कुछ और एसेंशियल चीज़ें जैसे कि बूट अनलॉक करना हो, आपको गाड़ी लॉक अनलॉक करनी हो, आपकी चार्जिंग गन अगर लॉक हो गई, जो कि बहुत समस्या थी नेक्सॉन EV ओनर्स के साथ में, मल्टीपल समस्याएं थी नेक्सॉन EV ओनर्स के साथ में, उसमें से क्या क्या सॉल्व की उनकी भी बात करेंगे। यहाँ पे चार्जिंग गन जो है लॉक हो जाती थी तो उसके लिए अनलॉक करना, ये जो टिगोर EV में आ गया था फीचर। यहाँ पे आपके पास में फॉग लैम्प ऑन करने हो तो यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो आपको ऑन ऑफ करना हो तो वो फीचर है। नीचे की तरफ स्पेस जो है उसको उतना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, USB और ऑक्स की जगह है, बट वहाँ पे ऑक्स केबल जो है वो नहीं दी गई है, मतलब ऑक्स केबल का कोई फीचर यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद में एक और अपडेट ये है
ये आपको दिया गया है एक गियर सेलेक्टर, यहाँ पे रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव ये इस तरीके का है। अंदर जो डिस्प्ले है ये बेसिकली एक्टिव डिस्प्ले है, जो कि आपकी मोड के हिसाब से कलर वगैरह भी चेंज करती रहेगी। रेड, ब्लू और ग्रीन जो है वो होती जाएगी जिस भी मोड में आप हो। सिटी ओके आप बोल लो पहले, जिस भी मोड में हो। और अच्छा प्रीमियम फिनिश है इसका। हाउएवर जो प्रॉब्लम हमने महसूस की थी टिगोर ईवी में थोड़ी बहुत कि मतलब कभी कभार ये शिफ्ट नहीं होती है, कभी कभार कुछ के कंफ्यूज हो जाए, तो वो वैसी वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे हल्की सी देखने को मिल रही है। स्टिल बेटर, धीरे धीरे अपडेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आयन आउट की जा रही है जो कि प्रॉब्लम थी लोगों को। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, देखते हैं अभी कैसे काम करेगा ड्राइव करते टाइम। ये वो रीजन के बटन है जो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे रीजन मोड वगैरह जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं, लेवल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये वो रीजन वाला बटन यहाँ पे आपके पास में है, इससे सब कुछ होता है। ये एक वायरलेस चार्जर है। आई अप्रिशिएट दिस फीचर, ऑल्सो द फैक्ट कि किस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। मतलब इसके नीचे एक वेंट्स है हल्के फुल्के, जिसमें से हवा कहाँ से आती है, वेल यहाँ से जो है ये ब्लोअर देख पा रहे हो, उससे हल्की फुल्की हवा आती रहती है। हाँ आफ्टर मार्केट लगता है बिकॉज ऐसे प्रॉपरली वेल सेटल नहीं है, और ऑब्वियसली है आफ्टर मार्केट। जब टाटा ने इनिशियली गाड़ी डिज़ाइन की थी तब ये फीचर नहीं सोचा था, बट उसके बाद में जिस तरीके से इंटीग्रेट किया है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और थोड़ी सी आवाज़ आती है जब वो फ़ैन चलता है, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन उठाते हो चार्जिंग बंद होती है, थोड़े टाइम में जो है वो आवाज़ आना भी बंद हो जाती है, मतलब फ़ैन चलना जो है बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। कभी होल अभी भी थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा स्पेस उसमें बचा है, और यहाँ पे आपके पास में ये मूव नहीं करता है, बट स्टिल कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद में यहाँ लौटते हैं, कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आता था मल्टीपल चीज़ें रखने के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एक अपडेट ये है जो टॉप एंड लक्स ट्रिम है उसमें आपको इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोकस हो गया, इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपकी एलईडी लाइट्स बरकरार है। सनरूफ जो है वो ओपन करने के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो सनरूफ अगर आपको चाहिए तो भैया आपको यहाँ पे ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। ओके थोड़ा सा तो कुछ तो हुआ है, अब ऐसे खुलती है, थोड़ा सा मतलब एक प्रोसेस है इसको अपने आप खोलने में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और साथ में मैनुअली रिट्रैक्ट होने वाला आपके पास में अवेलेबल है ये वाइज़र, जिसमें हल्की सी ब्रीदिंग स्पेस टाइप चीज़ें यहाँ पे। ये सन वाइज़र है जिसमें वैनिटी मिरर जरूर दिया गया है, कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। आपके पास में ग्रैब हैंडल जो है वो मिलता है पैसेंजर को, ड्राइवर को नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई भी सन वाइज़र जैसी चीज़ नहीं मिलती है। उसके बाद में आपके पास में और क्या है भैया, ये मिरर के कंट्रोल हैं जो कि पहले जैसे आते थे वहीं के वहीं हैं। तो फीचर्स के मामले में जो ऊपर आगे पीछे कुछ अपडेट्स हुए हैं वो हुए हैं। रियर सीट में मैं एक बार चल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या कैसा स्पेस है, क्या स्पेस में कोई बदलाव है या नहीं है। इस तरीके से मैं बैठूंगा यहाँ पे, इतना स्पेस मुझे चाहिए होगा। सीट जो है उसमें वेंटिलेशन आ गया है, बाय द वे ये मैं बताना भूल जाता। सीट वेंटिलेशन जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया काजीरंगा की तरह, और सीट के एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअली आपको मिलते हैं। रियर में स्पेस के मामले में एक्चुअली नेक्सॉन ईवी एक डिसेंट कार थी। ये मैंने बंद किया। डिसेंट स्पेस जो है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे है। इनफैक्ट हेडरूम वगैरह वाली जगह जो है वो भी एक्चुअली अच्छी है, उसमें भी कोई शिकायत आपको नहीं होने वाली है। हाँ 3 लोग पीछे नहीं बैठ सकते, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा क्रैम्ड है हल्का सा स्पेस, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस वगैरह। और सीट्स जो है वो भी डिसेंट कंफर्टेबल है, थोड़ी सॉफ्टर साइड में है, बट आई थिंक मोस्टली क्योंकि नेक्सॉन ईवी ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स कर नहीं सकती उतनी, तो फ्रीक्वेंटली कोई लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह करेगा नहीं। यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर और आर्म रेस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड मिलता है। पार्सल ट्रे काफ़ी बढ़िया सामान रखने लायक है, हालांकि माइंड यू थोड़ा सा कॉशन रखा कीजिए, पार्सल ट्रे से व्यू ब्लॉक होता है पीछे का, जो कि कभी कभार हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा गाड़ी में जो है आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, जो कि सॉरी नॉट 6 एयरबैग बल्कि क्या बोलते हैं 2 एयरबैग मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास में वेंट से 6 एयरबैग जो है वो नहीं दिए जाते हैं। पीछे की तरफ कोई भी यूएसबी ऐसी चीज़ भी नहीं मिलती है आपको चार्जिंग वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे भी क्योंकि कोई यूएसबी वगैरह नहीं है, तो सबसे आगे जो है वो एकमात्र यूएसबी वहाँ आपको मिलती है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा मतलब वो फैमिली वगैरह के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो लग सकता है। इसके अलावा चलते हैं पीछे बूट में, क्योंकि बूट स्पेस जो है वो एक्चुअली बड़ा बैटरी पैक लगाने के बावजूद कम नहीं किया गया है। ये टाटा ने कैसे करके दिखाया, ये टाटा ने ऐसे करके दिखाया क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी तो सारी बैटरी नीचे ही हैंग कर रही है, पीछे की तरफ कुछ नहीं आई, तो अभी भी 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि डिसेंट साइज़ का है और डिसेंट शेप का भी है, तो सामान वामान ऐसे लोड करने में भी जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, कुछ चीज़ें जाएगी साथ में ही, तो टेप्स वगैरह जो है यहाँ पे भी है, तो अब वो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके साथ में जाएगी। अभी कुछ भी ऐसा बीच में अपडेट की उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। चलो ओके, तो ड्राइव पे जाने वाला था, बट मुझे लगा पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ जो कि आपको रिलेटेबल फील होगा। पीछे 2-3 चार्जर लग रखे हैं, यहाँ पे हमारे पास गाड़ी लग रखी है। बैटरी पैक जो है वो बढ़ गया है, 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक नीचे लगा है, 100 किलो वजन बढ़ गया है। ड्राइविंग डायनेमिक्स में क्या चेंज आया है वो तो सड़क पे बात करेंगे, बट
चार्जिंग ऑप्शंस आपके पास में वही है, मतलब यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है जिस तरीके से पहले चार्ज करते थे वही अभी है यहाँ पे। हाउ एवर आपके पास में चार्जर की जो रेटिंग्स है उसका ऑप्शन यहाँ पे बढ़ गया है। 3.3 किलोवाट आवर वाला चार्जर जो है आपको साथ में मिलेगा। अगर आपको चाहिए 7.5 जो कि एक्चुअल में 7.2 बोल रहे हैं टाटा, प्रॉब्ली वो बिकॉज ऑफ कितना पावर डिलीवर कर रहा है क्या कुछ है, तो ये आपको दिया जाएगा और 50,000 रुपये आपको इसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये चीज़ जो है वो आपको गाड़ी जो है चार्ज करके देगी अराउंड 6.5 आवर्स के आसपास 100%। जो साथ में दिया जाएगा 3.3 वाला, उसके साथ में ऑलमोस्ट 15 आवर्स समथिंग लग सकते हैं, बट इससे 6.5 आवर्स जो है उसमें हो जाएगा। ये 7.5 एक्सिकॉम का चार्जर है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कंट्री ओरिजिन इंडिया वगैरह वगैरह, ओरिजिन लिखी है, नॉट मेड पता नहीं बना का है। उस वाले चार्जर को तो वो तो मेड इन चाइना होता है। बट आपके पास में और एक सुपीरियर चीज़ यहाँ पे है, वो है ये वाला चार्जर। ये आप घर में लगाएं, थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं है ये, मतलब महंगा है काफ़ी, बट अगर आप घर में लगाएं और पड़ोसियों को चार्ज करने के लिए 500 रुपये लेते रहें तो भी आपका मतलब बढ़िया बिजनेस पॉइंट हो सकता है। ये टाटा मैन्युफैक्चर नहीं करता, मार्केट करता है। टाटा मैन्युफैक्चरर है टेलिस पावर, हैदराबाद की एक कंपनी है, कंपनी शायद यूएस की है बट हैदराबाद में होता है। और ये चार्जर है 30 किलोवाट आवर का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आर बोल रहा हूँ बार बार, 30 किलोवाट का ये है और ये फटाफट चार्ज कर देगा। मतलब आप इसमें कैलकुलेशन कर लो कि 40 किलोवाट आवर की बैटरी है, 40.5 और 30 का है, तो आप मोटा मोटी हिसाब लगा लो कि 1.5 आवर वगैरह में जो पूरा चार्ज कर देगा। हाउएवर टाटा ये रिकमेंड करता है कि 4 फास्ट चार्जिंग के बाद में आप जो है नॉर्मल चार्ज करो, मतलब जैसे कि मतलब इस वाले चार्जर से चार्ज कर लो या जो सप्लाइड चार्जर उससे चार्ज करो, बार बार इससे चार्ज करते हो मत रहो। कुछ और इंस्ट्रक्शंस है अबाउट दी बैटरी हेल्थ। अगर आपको टेम्परेचर के बारे में जानना है तो जब गाड़ी स्टोर हो रही हो तो गाड़ी सफिशिएंटली चार्ज रहे और साथ ही में 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे। और अगर आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी तो टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास हो, तभी बैटरी सेफ पॉइंट में है। जैसलमेर में आप 50-55 से ऊपर जा रहा मामला, वहाँ पे सेफ हेल्थ में नहीं है गाड़ी। ये टाटा का रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है कि 50 से 51 होती फूट जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। ओके जी, तो ड्राइविंग सीट से बात करते हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। हम चला चुके हैं 114 किलोमीटर लगभग हम चला चुके हैं, और क्या कुछ चीज़ें जो है वो लग रही है उसके बारे में जो है मैं करता हूँ आपसे बात। अभी देखो ड्राइविंग सीट से मतलब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, एर्गोनॉमिक्स, विजिबिलिटी वगैरह वगैरह, वो सब जैसी नेक्सॉन ईवी है वैसी नेक्सॉन ईवी मैक्स है, कुछ भी चेंज उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन सीट कंफर्ट वगैरह एवरीथिंग इज सेम। जो चीज़ जिसमें डिफरेंस है वो अंडर द हुड ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा है। तो फीचर्स की तो मैंने बात कर ली। अब अंडर द हुड क्या है, जो मोटर्स है वो अब 143 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देती है। थोड़ी सी फास्ट उसकी वजह से गाड़ी हो गई है, बशर्ते 100 किलो वजन ज़्यादा हुआ है लेकिन गाड़ी फिर भी फास्ट हुई है बिकॉज ऑफ द एडिशनल पावर एंड वेट, और उस वजह से जो है 0.5 सेकेंड थोड़ी सी गाड़ी तेज़ चलती है। लेकिन तेज जो है वो इसको चलाने का लॉजिक नहीं, अभी उसकी हम बात करेंगे जब हम रेंज वगैरह की बात कर रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत ही खुशनुमा मौसम भी है, 46 डिग्री है और बाहर बढ़िया लू चल रही है, मतलब ऐसे आनंदमय ऐसा मौसम हो रखा है। तो ऐसी सिचुएशंस में ईवी जो है थोड़ी वियर्डली बिहेव भी कर सकती है और कैसे रेंज ड्रॉप हो सकती है उसकी बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं कि राइड और हैंडलिंग में कुछ फ़र्क है क्या है। राइड में कोई खास फ़र्क जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा खास फ़र्क, क्योंकि प्रॉबली 100 किलो वेट बढ़ने के बाद टाटा ने जो है सस्पेंशन को डिफरेंटली ट्यून किया होगा, उस वजह से राइड में किसी तरीके का कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा से सस्पेंशन ऑलरेडी नेक्सॉन के बढ़िया थे, तो इतना ज़्यादा मतलब छोटी मोटी चेंजेस जो है वो मेरे लिए ढूंढ निकालना मुश्किल है। सस्पेंशन ऑलरेडी अच्छे थे। कई ओनर्स की कंप्लेंट थी कि उनको उनके सस्पेंशन थोड़ा टाइम बाद में आवाज़ करते हुए सुनाई देते हैं। फिलहाल गाड़ी में कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है। 853 किलोमीटर चल चुकी है, अब 8053 चलेगी तब पता नहीं क्या होगा, वो आपको ओनर से बताएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसी कोई रैटलिंग नॉइज़ या किसी भी तरीके की वियर्ड नॉइज़ जो है वो गाड़ी में नहीं आ रही है। एक और अच्छी चीज़ गाड़ी में आउटराइड है वो ये कि पुरानी वाली नेक्सॉन जो है या जो करंटली नेक्सॉन जेड ईवी है आपकी, वो जो है उसमें स्मूथनेस की कमी है। मतलब आप इवन जैसे हार्ड टैप करोगे फ्लोर करोगे आप एक्सेलेरेटर पैडल, तो भी जो है ना उतनी स्मूथली नहीं जाती। ऐसा लगता है मोटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, लग रहा है हमने मैक्स चीज़ पे ड्राइव कर रही है। यहाँ पे एक स्मूथनेस है, चाहे आप नॉर्मल मोड में, इकोनॉमी मोड में हो या स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये करने के बाद में भी आप प्रेस करते हो और आप जब बहुत ही फास्ट जाने की कोशिश करते हो तो भी एक स्मूथ ऐसे लीनियर डिलीवरी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इनफैक्ट वो लीनियर डिलीवरी है, वो लीनियर फील जो है वो आपको ब्रेकिंग के टाइम पे भी आता है। 3 रीजनरेशन मोड है, एक ऑफ है, उसके बाद में 3 मोड है, और तीनों में से किसी भी मोड पे एक हल्का सा आपको टाइम लगेगा उस ब्रेकिंग सिचुएशन से थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस बनाने में, फेमिलियर होने में। वो मतलब जैसे ही आप पैडल छोड़ते हो तो उसके तुरंत बाद जो है गाड़ी हल्की सी ब्रेकिंग करना शुरू कर देती है, उस फील से आपको टाइम लगेगा मतलब फेमिलियर होने में।
बट एक बार फेमिलियर हो जाओ उसके बाद में ओवरऑल ब्रेकिंग फील वगैरह अच्छी लगेगी। इनफैक्ट जो 4 डिस्क दिए गए हैं, जब भी आप हाइड्रोलिक्स मतलब ब्रेक इस्तेमाल करना शुरू करते हैं रीजन के अलावा, जब आप प्रॉपर ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना शुरू करें तब भी ओवरऑल ब्रेकिंग का फील काफ़ी बढ़िया है। तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे जो है मुझे लगी कि टाटा ने जिस तरीके से काम किया, सोफिस्टिकेशन में जो काम किया है वो अच्छा देखने को लगा। हाउएवर मेन मुद्दा लोगों का रेंज का था। मतलब पहले जो क्लेम रेंज थी 315 के आसपास की कुछ क्लेम रेंज थी, और लोगों का कहना था कि उनको 200 से 230 के आसपास, 180 से 230 के बीच की रेंज मिलती है। ठीक है, यही रेंज थी। हाँ, अब मतलब कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलेंगे मैं ओनर हूँ और मेरे को 300-400 मिल जाती है। देखो वो अलग बात है, बट प्रैक्टिकली हमने जितने नेक्सॉन ईवी ओनर्स को देखा है 180 से 250 के आसपास की है, डिपेंडिंग कि वो कहाँ चला रहे हैं और किस तरीके से चलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई लोग सिर्फ ऐसे आर्स में चलाते हैं जहाँ पे सूरज ज़्यादा नहीं होता है और ज़्यादा एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको रेंज ज़्यादा मिल जाती है। कई लोग मैं जैसे अभी जो है एकदम बढ़िया पीक 4 जो है बज रही है अभी, और प्रॉब्ली 2 बजे भी चलाता, तो पीक गर्मी में जो है एसी फुल ब्लास्ट पे चलता है, तब मेरे को ऑनेस्टली गाड़ी जो है वो मे बी 200 किलोमीटर ज़्यादा यही नहीं जा रही अपडेटेड वाली, तो पहले वाली तो क्या ही जाती। एनीवे, तो कहने का लॉजिक ये है कि 180 से 250 जहाँ लोगों की जा रही थी, यहाँ पे क्लेम्ड रेंज जब ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा बढ़ गई है, बैटरी पैक जो है वो ऑलमोस्ट 33% बड़ा हो गया है, तो क्या चीज़ें जो है वो हुई है। वेल, मेरे ख्याल से अब आपको प्रैक्टिकल रेंज जो है वो 300 टच करती हुई नज़र आएगी। मैं जब बोलता हूँ टच करती हुई नज़र आएगी तो मतलब 20-30 किलोमीटर इधर, 20-30 किलोमीटर उधर जो है आप मान सकते हैं। तो 280 या 270 से लेके 320 के आसपास आप कर सकते हैं, अगर आप प्यार से चलाने वाले लोगों में से हैं और आप किसी भी सिचुएशन में चलाते हैं। तो मतलब जैसे भारी अगर गर्मी में भी चलाते हैं और लेकिन प्यार से चलाते हैं तो 270 आप शायद 250 आप निकाल सकते हैं। लेकिन कैच क्या है यहाँ पे कि वो 270-250 निकालने के लिए भी आपको जो है मतलब प्यार से पूरा हर टाइम चलना और रीजन 3 पे होना पड़ेगा और वैसे चलना पड़ेगा इकोनॉमी मोड पे। अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाते हो तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी स्पोर्ट मोड पे गाड़ी बढ़िया फास्ट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, बट जिस तरीके की ये कार है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट अपने यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले हम जो है स्पोर्ट मोड पे नहीं भी थे, गाड़ी इनफैक्ट खड़ी थी थोड़ी देर के लिए तो, और उससे पहले जो है नॉर्मल मोड पे चल के आई थी और गाड़ी ने जो है क्लियरली बोल दिया कि भैया यहाँ पे टेम्परेचर्स जो है वो हाई हो गए हैं और गाड़ी चलना बंद हो गई। मतलब एक जगह रुक गई और यहाँ पे बैटरी का कुछ आइकन आने लग गया, फिर मैंने गाड़ी बंद करी, 2 मिनट बाहर खड़ा रहा मैं, फिर अंदर आया, चलाई, तब जाके जो है गाड़ी की बैटरी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। मतलब एसी वेसी बंद नहीं हुआ था, गाड़ी का वो सब चालू था, इस जस्ट की ड्राइव मोड चेंज नहीं हो रहे थे, गाड़ी रिवर्स वगैरह जो है उसमें स्लॉट नहीं हो रही थी, ना ही ड्राइव में जाए थे, न्यूट्रल और पार्क के बीच में ही घूम रही थी। तो बैटरी की टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं और वो सब चीज़ें जो है उस वजह से यहाँ पे स्पोर्ट मोड में चलाना और मोटर और बैटरी को गर्म करने का कोई लॉजिक नहीं है, अनलेस आप सर्दियों वर्दियों में चलाना चाहो, उस स्पिरिटेड परफॉर्मेंस निकालना चाहो तो बात अलग है। बट मोस्टली लॉजिकल चीज़ यही है कि भैया आप सिटी और इकोनॉमी मोड में चलाओ और डिसेंट रेंज निकालो। अगर आप पूछना चाहें कि मैंने क्या निकाली है तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। यूजुअली ऐसा होता है शूट्स वगैरह पे, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है काफ़ी देर तक, हम शूट कर रहे होते हैं। तो पिछले आई थिंक हम 4+6-7 घंटे से हम गाड़ी में हैं और इस दौरान गाड़ी जो है 120 किलोमीटर चली है मात्र, और इस दौरान हमारी बैटरी जो है वो 66% ड्रॉप हुई है। तो आप देख लो कि 66% में गाड़ी 120 चली है। तो ऐसा नहीं है कि यही रेंज निकलेगी, इस जस्ट की एसी काफ़ी चला है, टेम्परेचर्स काफ़ी हाई है, तो रेंज हो गई है डाउन। तो आप उस हिसाब से ही कैलकुलेट करो कि भैया आपके एसी कितना चलना है, किस टाइम आप गाड़ी यूज़ करते हो। रात में क्वाइट चांसेस आर क्वाइट हाई कि आपको रेंज ज़्यादा मिले, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी लाइट वाइट चल रही होगी, लेकिन एसी आपका कम जो है वो लास्ट पे चल रहा होगा। तो ये बातें हैं। मेरे ख्याल से जो एक हल्का सा ट्रेड ऑफ यहाँ पे हुआ है वो डायनामिक्स में भी हुआ है। डायनामिक्स जो है गाड़ी के थोड़े से और वियर्ड हो गए हैं, क्योंकि 100 kg वेट बढ़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गई है, मतलब वो सब चीज़ें होनी चाहिए थी। बट जब आप थोड़ी सी हाई स्पीड पे, स्पेशली जैसे मैं 100 पे हूँ और मैं से टर्न 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी वियर्ड सा बिहेव करती है और आपको ऐसे फील होता है कि उतनी स्टेबल है या नहीं है। हालांकि ESP वगैरह सब दिए गए हैं, इनफैक्ट ESP दिया गया है, उस वजह से वो जो व्हील ट्रैक्शन वगैरह जो है वो वाला प्रॉब्लम भी थोड़ा सा एलिमिनेट हुआ है, वरना पहले टॉर्क जो है वो व्हील स्पिन कर देता था। बट ESP वगैरह दिए गए हैं और स्टिल ओवरऑल जो फील है ड्राइविंग सीट से, हैंडलिंग वगैरह का, वो उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली हाई स्पीड्स पे। स्टीयरिंग तो बड़ा वेग है, मतलब आप गेज ही नहीं कर पाते हो उसका फीडबैक कहना क्या चाहता है। तो वो ठीक है, थोड़ा सा उसमें वेट है तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता कि कहीं गलती से हल्का सा इधर उधर हिल गया, वो नहीं होता इस गाड़ी में, विच इज़ अ नाइस थिंग। और क्योंकि ओवरऑल गाड़ी काफ़ी रॉबस्ट है और वो फीलिंग है, तो ऐसा कुछ आपको सेफ्टी से रिलेटेड ऐसा डर नहीं लगेगा उसमें। तो आप एकदम मतलब वो रह सकते हो 100% श्योर कि कोई दिक्कत नहीं है। इस जस्ट कि वो हाई स्पीड पे जब आप घुमाते हो तो वहाँ पे कंट्रोल वाली बात जो है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मतलब उतना खास अच्छे डायनामिक्स गाड़ी के हैं नहीं।
ये बातें जो है ओवरऑल हुई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो है एसी से जुड़ी हुई। इस गाड़ी का एसी मल्टीपल टाइम्स अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा अपने आप चालू हो जाता है, कुछ कुछ जगह मैनुअल में लिखा हुआ है कि अपने आप चालू हो सकता है अगर हाई वोल्टेज बैटरी को कूलिंग की जरूरत है या किसी ऐसा कुछ तो सिचुएशन लगी थी, लेकिन अपने आप काम करना बंद करता है। कंप्रेसर ऐसे लिमिट सा हो जाता है, ऐसे हल्की हल्की ठंडी हवा दे भी रहा होता है, नहीं भी दे रहा होता है, मतलब ऐसे चलते चलते इस गर्मी में जो है हमें वो फील होने लग जाता है कि अरे यार एसी काम करना बंद हो गया। बट ऐसा नहीं होता कि गाड़ी गर्म हो जाती है पूरी, वो डिसेंट टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी के साथ में मेंटेन करता था टेम्परेचर, बट एसी काम नहीं करता, ये आपको समझ में आने लग जाता है। और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। आज हमारे पास में 2 गाड़ियां हैं, दोनों में ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर यूनिट का प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल है। प्रॉबेबली वो रखा गया है बैटरी मैनेजमेंट उस हिसाब से कि भैया एसी ज़्यादा जो है वो पावर खींच रहा है और बैटरी को जो है प्रॉब्ली ओवर हीट नहीं होने देना है, व्हाट एवर रीज़न, ये भी पॉसिबल है। बट ये होता है और वो मेरा आपको बताने का फर्ज है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक और चीज़ जो हल्की सी वियर्ड है वो ये कि जो पार्किंग ब्रेक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में जब आप चलाते रहते हो तब भी कोई इशू नहीं है। इशू है तब जब आप मान लो कभी इधर उधर मनोवर कर रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप पार्किंग से बाहर निकाल रहे हो, ऐसा कुछ है, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो भाई साहब ये परेशानी देने वाला है आपको। आप क्या होता है कि आप जैसे मान लो अभी क्या हुआ, मैं शूट हम लोग जब कर रहे थे तो सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था मैंने, और मैं आगे पीछे कर रहा था गाड़ी को जैसे थोड़ी देर के लिए, तो रिवर्स से ड्राइव में डालते वक्त फिर से पार्किंग ब्रेक लग जाता था, ड्राइव से रिवर्स में डालते फिर से पार्किंग ब्रेक लग जाता, तो मेरे को हर बार ऐसे 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 अपने आप से करना पड़ रहा था। मतलब इंगेज तो सीट बेल्ट लगा होता है तब भी होता है, जस्ट की सीट बेल्ट लगे होने में आप एक्सीलेटर देते हो तो पार्किंग ब्रेक जो है वो डिसंगेज हो जाता है। बट यहाँ पे जो है वो बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। एक और चीज़ हल्की सी जो है इसके बारे में है वो ये कि गाड़ी डिसेंटली क्रॉल करती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। जब गाड़ी ऑलमोस्ट 100% के आसपास चार्ज होती है, 90-95, तो रीजनरेशन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। ऐसा नहीं है कि 98% पे है तो भी सेम टाइप ऑफ रीजन दे रही है गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो गाड़ी रीजन जो है वो करना बंद कर देती है, तो विच इज़ नॉट अ डिफेक्ट, बट वो उस तरीके से डिज़ाइन की गई है। फिर कुछ चीज़ें जो कि आई रियली वांटेड टाटा टू वर्क ऑन, जो कि आई नो कि उसने ज़्यादा वो उस पर ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे, वो ये कि ओवरऑल स्पेस का जो यूजेस है वो थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पे टाटा जो है वो कर सकते थे। उसके बाद में ये ए पिलर जो है इसको रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली नेक्सॉन में कुछ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखना ये होगा कि जो ओवरऑल जो कहते हैं ना कि सोफिस्टिकेशन गाड़ी में आ पाया नहीं आ पाया, रिलायबिलिटी गाड़ी में आ पाई नहीं आ पाई, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके जी, तो ये है मेरे ड्राइव के बाद जितने भी इंप्रेशंस मेरे थे वो। अब डिपेंड ये करता है कि क्या टाटा ने वो जो इश्यूज़ थे, मल्टीपल जो ओनर्स को आ रहे थे, किसी को ड्राइव टू न्यूट्रल का इशू आ रहा था, किसी को गाड़ी बंद हो जाने का, ऑफिस चालू नहीं होती थी, किसी का स्टीयरिंग लॉक वगैरह, ये सारे इश्यूज़ पे काम किया या नहीं किया। वी नो कि ओवर द टाइम वो काम करते जा रहे थे, बट यहाँ पे वो इश्यूज़ नहीं आए तो बेटर है। प्रोडक्ट में जो कहते हैं ना काम किया गया है ये दिखने ज़रूर लगा है और वो एक अच्छी बात है, और साथ ही में रेंज वगैरह जो है वो भी बढ़ा दी गई है। अब वो जो पैसे वर्थ इट है या नहीं है ये आप अपने यूजेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना था और दिन के 100-150 किलोमीटर चलाना तो अभी भी आपके पास में वो ऑप्शन अवेलेबल है, रेगुलर नेक्सॉन ईवी वाला, वरना आपके पास में मैक्स ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।